अस्सलाम वालेकुम साथियों, IRC के पॉडकास्ट के साथ तौसीक हैदर आपकी खिदमत में हाजिर। आज भी एक बहुत ही अहम मौजू पे हम बात करने चले हैं और वो है न्यूट्रिशन, और IRC के दिल के बहुत करीब है ये मौजू भी। हमेशा की तरह शबनम बलोच जो कि IRC की कंट्री हेड है मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शबनम? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमेशा की तरह शबनम एक मेहमान को भी लेके आई हैं जो कि है डॉक्टर बिस्मा इमरान, जो कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर है IRC की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी सलाम। आपसे गप भी लगेगी और आपसे हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल कहाँ खड़े हैं, किस तरह की एक इमरजेंसी है जिस पे बड़ी खामोशी है, इस पे बात कम कम होती है, और इसका हल क्या है और IRC इस पे क्या कर रहा है, इस पे तफसील से बात करेंगे। लेकिन साथ ही गुफ्तगू का आगाज़ में शबनम से ही करना चाहूँगा। शबनम, वाई न्यूट्रिशन? डिज़ास्टर्स, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज पे आप लोग बहुत से काम करते हैं, एनवायरनमेंट पे, हेल्थ पे, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन ही ख़ास तौर पे क्यों? देखिए, शुरू में आपने जब ओपनिंग की थी तो आपने कहा था कि इस पे बात कम होती है, हालांकि एक बहुत बड़ा मसला है और इसमें एमरजेंसी भी कभी कभी हम लगा देते हैं कि जी न्यूट्रिशन एमरजेंसी, आपने काफ़ी दफ़ा ये टर्म सुनी भी होगी। तो अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि डिज़ास्टर इतने ज़्यादा हो रहे हैं ग्लोबली भी, और पाकिस्तान तो वैसे भी डिज़ास्टर प्रोन कंट्री है। तो जो एक्टिव ऑनगोइंग डिज़ास्टर्स होते हैं, फ्लड्स हो गया, आपकी हीट वेव्स हो गई, ड्राउट्स चल रहे होते हैं, कहीं पे ग्लेशियर्स बस्ट हो रहे हैं, सो देयर इज़ लॉट गोइंग ऑन। तो उसमें जिस तरह के जो पैसिव डिज़ास्टर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको टूटी फूटी चीज़ें नज़र नहीं आती, तो वो इग्नोर हो जाती हैं। और न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है कि न्यूट्रिशन का जो क्राइसिस है ना, इट इज़ एन आउटकम, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन आइसोलेशन। तो ये एक आउटकम होता है, वेदर यू आर फूड इनसिक्योर, वेदर यू डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर और न्यूट्रिशन और क्वालिटी हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं, तो इन सब के ना होने की वजह से या एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से ये एक आउटकम हो जाता है। और उसके साथ साथ फिर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी डिज़ास्टर प्रोन्स हैं, तो जब मुख्तलिफ डिज़ास्टर्स आते हैं तो दे आल्सो लीव बिहाइंड लॉट ऑफ मेल नोरिश्ड वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो कि फिर हम जब डिज़ास्टर की के बाद जब पोस्ट डिज़ास्टर वर्क करते हैं तो उसमें फिर हम घर बनाने में लग जाते हैं या स्कूल्स को रिपेयर करने में लग जाते हैं या वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम विच आल्सो कंट्रीब्यूट्स। लेकिन फिर जब न्यूट्रिशन पे जितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी उस पर नहीं रहती। और फिर जो मोस्ट वल्नरेबल इसमें होते हैं, जिन पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, वो बच्चे और ख़वातीन हैं, जो कि हमारा टारगेट क्लाइंट हैं, वही हमारा टारगेट होते हैं प्राइमरीली। तो इसी वजह से न्यूट्रिशन इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट एंड वी हैव टेक्निकल कैपेसिटी ग्लोबली एंड इन पाकिस्तान टू रिस्पॉन्ड टू दिस एमरजेंसी। इसका मतलब है पाकिस्तान के अलावा भी ममालिक हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन पे काम करता है IRC? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यस। अच्छा डॉक्टर बिस्मा, अब ज़रा बताएं कि न्यूट्रिशन का मसला है क्या, इसको क्यों शबनम ने लफ्ज़ एमरजेंसी यूज़ किया, इसको एक क्राइसिस, एमरजेंसी, ऐसा क्या है पाकिस्तान में न्यूट्रिशन के हवाले से? जिस तरह शबनम ने कहा कि ये एक पैसिव एमरजेंसी है, हम इसको इसलिए एमरजेंसी कहेंगे कि पाकिस्तान के अगर हम अदाद शुमार देखें कि कितने मेल नरिश बच्चे हैं या कितनी ख़वातीन में जो है वो हमारे न्यूट्रिशन की या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो 2018 में नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे एक कंडक्ट कराया गया, जो कि अब थोड़ा पुराना हो चुका है लेकिन हम ज़्यादातर उसी को कोट करते हैं। 40% से ज़्यादा बच्चे, 5 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं उनका कद अपनी उम्र के लिहाज से छोटा है, इसको हम लोग स्टंटिंग कहते हैं। और वेस्टिंग अपने एज के लिहाज से जो है वो 18% तकरीबन बच्चे हैं जिनका वज़न जो है वो अपनी एज के लिहाज से कम है, इसको वेस्टिंग कहा जाता है। ग्लोबली जो थ्रेश होल्ड है वो 15% होना चाहिए, हम उस थ्रेश होल्ड से ऑलरेडी यानी कि क्रॉस कर चुके हैं उस थ्रेश होल्ड को। तो आप सोचें अभी अगर 17% आपका बच्चा वेस्टेड है और स्टंटिंग है 40% बच्चों के अंदर, तो यही बच्चा बड़ा होकर हमारी एक वर्कफोर्स का हिस्सा बनेगा। यही बच्चा और यही बच्ची जो है ये एक कमज़ोर माँ बनेगी। जब वो कमज़ोर माँ बनेगी तो वो कमज़ोर बच्चे को जन्म देगी और फिर ये एक विशियस साइकिल है जो कि चलता जाता है। अब ये इमरजेंसी की स्टेट में हम क्यों कहते हैं, ख़ास तौर पर अभी ये जो करंटली हमारे ये जो अभी फ्लड्स आए हैं लास्ट ईयर, इसने सिचुएशन को और बुरा कर दिया है, क्योंकि इस दफ़ा जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हमारे जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मैल न्यूट्रिशन तो ऑलरेडी है, ये हमें पता है कि वो मौजूद है। जब फ्लड्स आए
तो आप घरों से डिस्प्लेस हो गए, बच्चे डिस्प्लेस हो गए, ख़वातीन डिस्प्लेस हो गई, क्रॉप्स चली गई, फूड इनसिक्योरिटी हो गई, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चों मवेशी की चले गए, उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो रही, बच्चों को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार क्लीन वाटर नहीं है, डायरिया हो रहा है। जितना ज़्यादा डायरिया होगा बच्चा उतना ज़्यादा मैलनरिश्ड होता चला जाएगा। इसलिए इसको हम लोग इमरजेंसी का कह सकते हैं कि नाम हम पहले ही इमरजेंसी थी, लेकिन अब इसको हमें सीरियस नोट पर एड्रेस करना चाहिए। इसीलिए IRC ने अपनी अप्रोच को भी थोड़ा चेंज किया। इन पाकिस्तान हम लोगों ने एक शिफ्ट किया। हम न्यूट्रिशन पे पहले काम करते थे, लेकिन थोड़ा स्क्रीनिंग की हद तक था और बाकी हम जितने स्टेक होल्डर्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन अब हमने इसको टेकअप किया, हमने इसको अपनी स्ट्रैटेजिक उसका एक्शन प्लान का हिस्सा बनाया और उसके अकॉर्डिंगली हमने आहिस्ता आहिस्ता छोटे बेबी स्टेप्स लेकर अब न्यूट्रिशन प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा काम शुरू कर दिया है। अब आप और शबनम दोनों मुझे बताइए कि ऐसे क्या इनिशिएटिव्स हैं या मुझे कोई कहानी सुनाएं कि मतलब IRC के इनिशिएटिव से किस तरह का इम्पैक्ट आप लोग देख रहे हैं। पहले आप और फिर मेरी शब्द। हम लोग जिस तरह पहले भी बात कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो ग्रुप है वो हमारे पास वुमेन हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं और अंडर 5 चिल्ड्रन हैं। हमारा कोई भी हेल्थ का प्रोग्राम चल रहा होता है ज़्यादातर वो प्राइमरी हेल्थ के यानी कि बेसिक लेवल पर BHU के लेवल से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं या मेडिकल कैंप्स में काम स्टार्ट करते हैं तो हम न्यूट्रिशन को उसका एक हिस्सा बना लेते हैं। हमारा बहुत बड़ा काम हम लोगों ने स्टार्ट किया न्यूट्रिशन का न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो फाटा के पुराने डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले खैबर और अगज़ई और साउथ वज़ीरिस्तान में हम लोगों ने हेल्थ फैसिलिटी से काम किया और वहाँ पे हम लोगों ने बच्चों की स्क्रीनिंग से ये काम शुरू किया और उनको फिर हम जो इसके अब चूँकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें हो जाएंगी तो मैं उतना ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाह रही कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर ये वो बच्चे जो कि मैलनरिश्ड होते हैं उनकी मदद करने के लिए OTP सेंटर्स होते हैं जिनको आउट पेशेंट थेराप्यूटिक सेंटर्स कहते हैं और फिर जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको स्टेबल करने के लिए स्टेबलाइजेशन सेंटर्स होते हैं। हमने ये सेंटर्स बनाए वहाँ पर तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तकरीबन हमारे पास 11 के करीब हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, उनको हमने इस तरीके से सपोर्ट किया और तकरीबन 5000 क्योंकि उन जगहों पर ज़रा आबादी भी कम है और दूर दूर स्कैटर्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं तो 5000 से ज़्यादा तकरीबन हमने बच्चों को स्क्रीनिंग की और इस तरीके से न्यूट्रिशन की जो है वो हम लोगों ने सर्विसेज दी। जो मदर्स हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, पाकिस्तान में बड़ा डिलेमा है कि मोर देन जो 50% अगर हम एडोलेसेंट गर्ल्स या प्रेग्नेंट ख़वातीन में देखें तो वो एनीमिक हैं, उनमें खून की कमी है। तो अगर आप उनको सिर्फ एंटीनेटल जब चेकअप के लिए वो आती हैं अगर हम उनको आयरन फोलिक एसिड भी दे देते हैं तो उससे भी उनकी जो है हेल्थ वो इम्प्रूव करती है। तो हमने वो आयरन फोलिक एसिड मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट वो काम वहाँ पे शुरू किया। और ये हुकूमत के साथ ये हुकूमत की हेल्थ फैसिलिटीज़ के थ्रू ही काम हो रहा है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में बिल्कुल इसी मॉडल को हम लोगों ने रेप्लिकेट किया है। वहाँ पे तकरीबन 6 हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं जिसके अंदर हमने इसी तरीके से OTP सेंटर्स और स्टेबलाइजेशन सेंटर्स को सपोर्ट करें। 6 हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी फ्लड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध उधर हम लोग कर रहे हैं। न्यू इनिशिएटिव्स हैं न्यूट्रिशन के, हम लोग यूनिसेफ के साथ सपोर्ट करके मैस स्क्रीनिंग पे अब चले गए हैं इन सिंध इन 3 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स लाड़काना, हैदराबाद एंड सक्कर। बिकॉज अब ये सिचुएशन है कि बच्चे हैं तो सही लेकिन जो अनकवर्ड एरियाज़ है फार फ्लंग एरियाज़ हैं उधर से हम बच्चों को उनके घरों से निकाल कर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स तक नहीं लेकर आ पा रहे। तो अब मैस स्क्रीनिंग होगी क्योंकि फ्लड की वजह से हम अंदाज़ा है कि ये बच्चे मज़ीद मैल नरिश्ड हो गए होंगे। ये डोर टू डोर होगी, ये डोर टू डोर होगी। ये हम लोग ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और एक और इनिशिएटिव है वो मैं कहूँगी, मैं चाहूँगी कि शबनम उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करें। जी नहीं, मेरा ख्याल है डॉक्टर बिस्मा ने काफ़ी डिटेल में टेक्निकल बातें भी बता दी और हम सबको पता है कि जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ था वो 2018 में हुआ था। उसके बाद काफ़ी सारे डिज़ास्टर आए हैं। कोविड वाज वन डिज़ास्टर, उसके बाद ये फ्लड्स, ये तो 2 बहुत बड़े डिज़ास्टर हैं, लेकिन बीच में हीट वेव्स भी आई हैं और कुछ एरियाज़ ड्राउट से भी गुजरे हैं। तो ये हमारे पास बहुत पुरानी डेटा है। जब पुरानी डेटा पे हम ये कह रहे हैं कि द सिचुएशन इज़ लाइक एन एमरजेंसी सिचुएशन, तो अभी जो नई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अभी तो हम अपनी जो हमारी रिसेंट रिपोर्ट्स हैं उन्हीं पे रिलाई कर रहे हैं, बट वी नीड टू हैव
नेशनल सर्वे जो कि पोस्ट कोविड एंड फ्लड सिचुएशन के हवाले से हमें चीज़ें बताएं। उसके साथ साथ फिर हमारी एक अप्रोच ये भी है कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलते हैं, यानी जहाँ जहाँ पे भी हमारे इंटरवेंशंस हैं, वेदर इट इज़ एजुकेशन और वाश और लाइवलीहुड, तो और इवन प्रोटेक्शन जिसमें हम बच्चों और ख़वातीन के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, तो हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। और उसके साथ साथ फिर हम रेफरल पाथवेज़ बनाते हैं कि इस बच्चे की जो मेलन्यूट्रिशन का स्टेटस है वो किस लेवल पे है, तो वेदर वो OTP के लेवल पर है या उसे स्टेबलाइजेशन सेंटर जाना है, तो फिर हम उनको रेफरल पाथवेज तक भी लेके जाते हैं और उनको रेफ़र करते हैं उन फैसिलिटीज़ पे। तो ऐसे में गवर्नमेंट का रिस्पांस कैसा होता है, क्योंकि IRC बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप्स में बिलीव करता है। बच्चों की अगर बात हो रही है तो यूनिसेफ आ जाएगा, दूसरे इदारे आ जाएंगे, लोकल लेवल के ऊपर बहुत आप बिलीव करते हैं, लोग उनकी कैपेसिटी भी आप बिल्ड करते हैं और पार्टनरशिप पे भी। ऐसे में हुकूमत की तरफ से क्या प्रोएक्टिव रिस्पांस मिलता है या स्ट्रगल करनी पड़ती है? स्ट्रगल तो मैं समझती हूँ इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये जिन भी हेल्थ फैसिलिटीज़ में हम काम करते हैं वो मेनली गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज़ होते हैं, और वो खुद आइडेंटिफाई करके देते हैं कि जहाँ पे गैप्स हैं और जहाँ पे आउटरीच का बहुत ज़्यादा मसला है, तो वो आइडेंटिफाई हमें करके देते हैं, चाहे वो पोस्ट फ्लड रिहेबिलिटेशन का काम हो या उससे पहले कुछ गैप्स हों जिन पे हम काम करें। तो उनके साथ हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं और उनके स्टाफ की भी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है कि वंस द प्रोजेक्ट कम टू एन एंड और हम चले जाते हैं तो फिर उनका स्टाफ वो काम कंटिन्यू कर सके। उसके साथ साथ फिर हम पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप का मॉडल है जिसमें PPHI जैसे इदारे हैं उनके साथ भी हमारी पार्टनरशिप रही है। बलूचिस्तान में काफ़ी रही है, सिंध में अभी वी आर एस्टेब्लिशिंग, तो फिर क्योंकि दे स्टे देयर तो उनकी कैपेसिटी हम बिल्ड करते हैं। साथ साथ एक बड़ा जो चैलेंज मुसलसल हमें नज़र आया दैट वाज द सप्लाई चेन फॉर न्यूट्रिशन, तो उसकी कैपेसिटी और उसकी स्टोरेज के हवाले से भी हम काम करते हैं। अभी ग्लोबली इवन UN जनरल असम्बली जब हुई थी उसमें भी हमने ग्लोबली अपना केस प्रेजेंट किया था और उसको ग्लोबली अप्रिशिएट किया गया था। उसमें हमने एक मॉडल पायलट किया है तकरीबन क्वाइट नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इन अफ्रीका एंड वी आर गोइंग टू पायलट इट इन पाकिस्तान एज वेल, कि न्यूट्रिशन के हवाले से ऐसा इनोवेटिव मॉडल हम क्या लेके आएँ जो कि एक्सेसिबल हो, जो कि लेस एक्सपेंसिव हो। क्योंकि नॉर्मली ग्लोबली ये हो रहा है कि न्यूट्रिशन के जो इंटरवेंशन है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। एक आप जो मॉडरेट मेल न्यूट्रिशन है, दूसरी सिविल मेल न्यूट्रिशन है, तो 2 डिफरेंट इदारे, 2 डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, 2 डिफरेंट सप्लाई चेन्स, तो उसमें कनेक्शन मिस होने की वजह से जो है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं नज़र आया और वो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होती है। बट वी आर प्रमोटिंग, वी आर गोइंग फॉर द कंबाइन अप्रोच के इन दोनों सिस्टम्स को मिला के ऐसी कंबाइन अप्रोच ले आई जाए जिसमें ट्रीटमेंट का भी एक ही सिस्टम हो और सप्लाई चेन भी एक ही हो। अब वो भी हम सिंध में पायलट करने जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन सिंध, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स भी आइडेंटिफाई कर दिए हैं और हमारी टीम उनके साथ अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड, और इंशाल्लाह ये 1 साल का पायलट है और होपफुली हमने बाकी जगहों पे काफ़ी सक्सेस देखी है। अगर ये सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाता है तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्रेक थ्रू, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ IRC फॉर पाकिस्तान। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, IRC का काम जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है, और हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसमें हम लोग जो लोकल छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, हाउ टू एडवोकेट ऑन न्यूट्रिशन, हाउ टू डू न्यूट्रिशन प्रोग्रामिंग। ये 2 इयर्स का प्रोग्राम है जो हम 5 डिस्ट्रिक्ट्स में सिंध में करेंगे। तो ये है कि जब प्रोजेक्ट ख़त्म भी हो जाएगा तो ये CSOs एक सस्टेनेबल मॉडल पे चलेंगी। इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे न्यूट्रिशन कमेटीज़ बनाई जाएंगी जिनमें ये अपना एक्टिवली रोल प्ले करेंगे और अपने जो कम्युनिटी के मसले मसाइल हैं विद रिगार्ड्स टू न्यूट्रिशन ये वहाँ पर आकर वो डिस्कस कर सकते हैं। और हायर एंड या आप कह लें डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर डिस्ट्रिक्ट से प्रोविंशियल लेवल पर उनकी आवाज़ जो है वो उठाई जा सकती है विद रिगार्ड्स टू न्यूट्रिशन रिलेटेड कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी इमरजेंसी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें उनको सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल। और इसमें जो न्यूट्रिशन में जो हमारी एक और की लर्निंग है वो लेक ऑफ अवेयरनेस है, क्योंकि इसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। बाकी जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं ना वो विजिबल हैं कि आपको नज़ला ज़ुकाम हो गया या बुखार हो गया या कोई दर्द तकलीफ, तो या पोलियो है जी तो पोलियो नज़र आ रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो उसका स्केल इतना बड़ा है कि सारे ही बच्चे आपके कमज़ोर और छोटे कद वाले और वो दिखाई देते हैं, और ख़वातीन मोस्टली सारी अगर एनीमिक हैं तो उन्हें लगता है कि दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नॉट समथिंग कि दर्द तो नहीं हो रहा है तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, बट दिस इज़ कमिंग एट द कास्ट।
एक तो ज़ाहिर जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, और जो हम बात करते हैं कि जी हम IRC जैसे इदारे हम शायद बहुत बड़ी बिल्डिंग्स और ब्रिजेस और रोड नहीं बनाते, लेकिन हम लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि फिर ये वो लोग हैं जिनसे कौम बनती है, मुल्क बनता है, सिस्टम बनते हैं, आपका GDP इफेक्ट होता है। एग्जैक्टली तो इसी वजह से जो अवेयरनेस वाला कंपोनेंट है हमारा वो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, आपने अवेयरनेस की बात की, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं इसी तरफ गुफ्तगू को लेके जाना चाह रहा था कि अब दो तरह की चीज़ है। एक तो अवेयरनेस है डिमांड क्रिएशन की अवेयरनेस, और एक अवेयरनेस है जो सप्लाई साइड पे जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इवन लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, उनकी अवेयरनेस। सो आप क्या समझती हैं, आप दोनों में भी, डॉक्टर बिस्मा आप इस पर ज़रा बताएं कि क्या हमारी माओं को, हमारे हाउस होल्ड को, हमारा जो घर का जो मर्द अफराद हैं, उनको एक जनरल अवेयरनेस आप समझती हैं कि उनके लिए ये इशू है, या आपके ख्याल में अभी बहुत कुछ मीडिया को करने की ज़रूरत है? आई थिंक अवेयरनेस, अगर हम ये तो हमारे जहन में हर चीज़ आती है ना कि शायद रूरल एरिया में, अगर आप अर्बन एरिया में भी देखना शुरू कर दें तो अवेयरनेस नहीं है। हम मैल न्यूट्रिशन को सिर्फ अभी स्टंटिंग और वेस्टिंग की तरफ सोच रहे हैं। एक और वो है जो ओवरवेट बच्चे ओबेसिटी की तरफ पुश होना शुरू हो गए, वो भी मैल न्यूट्रिशन में आते हैं। ये जो जंक फूड वाला हमारा एक वो ट्रेंड चला है, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन मैल न्यूट्रिशन। मैल मीन्स मैल, एग्जैक्टली। अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत बड़ा रोल बनता है कम्युनिटी लेवल पर। ऑब्वियसली आप जब अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, साथ साथ डिपार्टमेंट्स का, फूड अथॉरिटीज़ का बहुत बड़ा की रोल है, क्योंकि आपके न्यूट्रिशन के कोई भी प्रोग्राम एक न्यूट्रिशन सेंसिटिव होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, खाली हेल्थ का ये डोमेन में नहीं आता। ये मल्टी सेक्टोरियल है, एक डिपार्टमेंट कभी भी इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता। बिल्कुल अवेयरनेस की बेइंतहा ज़रूरत है। हमें फूड डाइवर्सिफिकेशन की बेइंतहा ज़रूरत है। हम एक स्पेसिफिक टाइप की फ़ूड के आदी हैं। सारे के सारे हम लोगों को रोटी ना मिले तो हमें लगता है कि आज का खाना मुकम्मल नहीं हुआ। हमारी फूड में प्रोटीन का एलिमेंट कम है, हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं। हमें वो बैलेंस फूड का ना खुद आइडिया है, ये तो मैं कम्युनिटी के लेवल पे कह रही हूँ, इवन के जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इन लोगों को भी नहीं पता है, LHWs को भी नहीं पता है। जो कंबाइंड प्रोटोकॉल की बात जिस तरह शबनम बता रही थी कि जो हम पायलट करने जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ये एलिमेंट ज़रा ज़्यादा है, इंक्लूडेड है कि जो केयर टेकर है बच्चे का, उसको आप इतना ट्रेन कर देंगे कि वो अपने बच्चे की मैल न्यूट्रिशन को स्क्रीनिंग भी सीख जाएगा और उसकी प्रोग्रेस को भी देखेगा और उसको पता लग जाएगा नाउ इट इज़ द टाइम टू गो टू द हेल्थ फैसिलिटी। लेकिन वो अवेयरनेस खाली म्यू एक्ट की हद तक है। डेफिनेटली हमें न्यूट्रिशन में बेइंतहा मीडिया की भी रोल आता है, इसमें फूड अथॉरिटीज़ का, हम जैसी NGOs का, हर एक का रोल आता है, तभी जाके न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन जिस तरह अभी डिस्कशन हो रही थी, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो इतनी साइलेंट हैं, स्टंटिंग और वेस्टिंग तो फिर भी हम देख रहे होते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज़ हैं, अभी मैं आप लोगों को गारंटी कह सकती हूँ, इस रूम में जितने बंदे हैं, अगर जाके हम विटामिन D टेस्ट कराएं तो हम मेजॉरिटी ऑफ अस विल बी विटामिन D डेफिशिएंट। और एशिया में, और इसको मर्द औरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारा सनलाइट को एक्सपोजर नहीं है, हमारी फूड इस चीज़ को डेफिशिएंट है। अच्छा, क्या होता है अगर वो विटामिन D की मुझ में कमी है तो आपको विटामिन D चाहिए। कैल्शियम आपकी बोन्स में तब तक नहीं लग सकता जब तक विटामिन D नहीं होगा। विटामिन D इज़ द व्हीकल टू टेक कैल्शियम एंड पुट इट इन योर बोन्स। फिर नहीं है तो क्या होगा? तो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, बोन के आपकी क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, आपको बोन पेन्स होंगी, आपके जॉइंट्स के पेन होंगे, फ्रैक्चर्स होंगे, होते हैं। सीरियसली आपने कहा तो मुझे तो मैं तो समझता था बुढ़ापे। आप आज ही जाके अपना टेस्ट कराएं। आज आप अपना टेस्ट कराएं। अच्छा, ये बुढ़ापा नहीं है, विटामिन D की कमी और बहुत सारे मिनरल्स की कमी, मैग्नीशियम की कमी आपके। लेकिन यह है कि बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के आपने खुद से सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लेनी, बिकॉज हाइपो विटामिनोसिस तो चलो जो डेंजरस है, हाइपर विटामिनोसिस ज़्यादा डेंजरस है। कुछ विटामिन जो है वो टॉक्सिक है कि उसका ज़्यादा होना ख़तरनाक है, नुकसानदेह हो सकता है। शबनम, आखिर में थोड़ा सा हमें बताइए कि न्यूट्रिशन के हवाले से आपने फ्यूचर प्लान्स भी हमें बताए, लेकिन इसके अंदर से जैसे डॉक्टर बिस्मा ने बड़ी सही बात की कि ये किसी एक इदारे या एक मिनिस्ट्री या एक एक्सपर्टीज़ का काम नहीं है। इसमें आप हमारे करिकुलम को, हमारे एजुकेशन सेक्टर को कैसे देखती हैं?
क्योंकि मैं आपसे पहले भी एक दफ़ा बात हो रही थी कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि DRR, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, क्लाइमेट चेंज और न्यूट्रिशन, ये हमारे करिकुलम का बहुत ही बुनियादी अहम हिस्सा होना चाहिए 7वीं 8वीं 9वीं के लड़के लड़कियों को। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ये सही बात फरमाई। किसी हद तक कुछ टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए भी हैं, लेकिन एक तो वो आउटडेटेड हैं, काफ़ी आउटडेटेड हैं, और उनकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है। आगे अगर फ्लड जोन बलूचिस्तान के किसी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ा रहे हैं बैलेंस डाइट, और उसमें इतनी फैंसी चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, तो ये लगेगा कि ये हमारे लिए नहीं है। इट विल नॉट मेक सेंस। इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा और प्रेगमेटिक अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा कि लोकली क्या अवेलेबल है, उसका हम बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं। द सो मच अवेलेबल लोकली, जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि न्यूट्रिशन के हवाले से बहुत रिच हैं चीज़ें, तो इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा कि वेदर इट इज़ पार्ट ऑफ द होल करिकुलम या उसके साथ साथ जो हम बाकी चीज़ें करते हैं, पार्ट ऑफ द होलिस्टिक प्लान फॉर दैट स्कूल एंड फॉर दैट कम्युनिटी, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ें इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी। और ये एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ज़ाहिर है ये एजुकेशन वाला तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे क्या हो रहा है, यही बच्चे फिर उसी कम्युनिटी में कौन सा पानी पीते हैं, क्या वहाँ पे वाश सिस्टम, वाटर एंड सैनिटेशन का क्या है, कम्युनिटी की ओवरऑल हेल्थ हाइजीन की क्या प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी काउंट होती हैं। कि स्कूल में तो चलें आपने न्यूट्रिशन का बहुत कुछ अच्छा देख लिया, पढ़ लिया, बट व्हेन यू गो बैक तो व्हाट आर यू एक्सपोज टू। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। अभी हम रिसेंटली एक स्टडी भी लॉन्च करने वाले हैं, होपफुली दैट हैज़ स्टार्टेड, कि ओवरऑल न्यूट्रिशन के हवाले से इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या हैं, पॉलिसी सेटअप क्या है और प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो और गेप्स कहाँ पे हैं, ताकि फिर उन गेप्स पे एक्सक्लूसिवली काम किया जा सके। मैं हैरान होता हूँ कि आप अभी थोड़ी देर पहले रूरल अर्बन का बता रही थी कि भाई ये मत समझो कि ये रूरल का मसला, अर्बन ब्रेस्ट फीडिंग, कोलोस्ट्रम का यूज़ जो है उसके ऊपर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। पढ़ी लिखी ख़वातीन को, पढ़े लिखे मर्दों को क्लैरिटी नहीं है। घुट्टी वो शहद के जी खाला ने देनी है कि चाचे ने देनी है, तो चाचा दवेगा तो चाचे तो जाएगा, तो खाला दवेगी तो खाले तो जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी। ये पढ़े लिखे घरानों में अभी तक ये चीज़ें हैं, और लेकिन वही बात है कि अब कौन करेगा, कब करेगा, ये बड़ी बड़ी ख़तरनाक बात है। और ये बड़ी बेसिक चीज़ें कि 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में क्या जाता है। और अल्लाह ताला ने कुछ निज़ाम हमारे लिए बनाए हुए हैं, जिस तरह ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आप सोचें कि कोलोस्ट्रम जो है वो एंटीबॉडीज से भरा हुआ होता है। आप वो शुरू में दे दें आपके बच्चे को, यानी कि फिर नेक्स्ट आपकी सिर्फ वैक्सीन आपने लगानी है और बच्चा वीनिंग तक आपने लेके जाना है। 2 इयर्स तक आप बच्चे को कराएं। एक तो मदर की सेहत अच्छी रहती है, बच्चे की अच्छी रहती है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है आपका, यानी कि इतने फ़ायदे हैं अल्लाह ताला ने उसमें बनाए। और जैसे शबनम कह रही थी कि हमें लोकल कॉन्टेक्स्ट में लोकली, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेइंतहा चीज़ों से माला माल किया हुआ है। यानी कि आप सिंध में चले जाएं, उधर के लिहाज से जो फूड ग्रो हो रही है, उधर के लोकल लोगों को उसी में से बच्चे के लिए अंजीर जहाँ की प्रोड्यूस है, अंजीर को वहाँ पे आप हाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि मदर्स को भी आसानी लगती है, वो 5 रुपए 10 रुपए बच्चे को दे देते हैं, वो पापड़ या बिस्किट या ये चीज़ें जाके इजीली वो खा लेता है बनिस्बत इसके कि घर में खुद कुछ बना दें। तो ये अवेयरनेस की हद बेइंतहा ज़रूरत है। और लेकिन बेबी स्टेप से, छोटे छोटे स्टेप से सारे मिलकर हम लोग डेफिनेटली वी कैन मेक डिफरेंस। अगर छोटे से किसी डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ हम लोग डिफरेंस लेकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। डॉक्टर बिस्मा, शबनम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज के IRC के साथियों इस पॉडकास्ट में हमने न्यूट्रिशन या मैल न्यूट्रिशन कहिए कि अहम मौजू को उठाया, जिस पे IRC बहुत एक्टिवली, जैसे कि शबनम ने हमें बताया, पूरी दुनिया में बहुत से दूसरे ममालिक में जहाँ पे मैल न्यूट्रिशन का मसला एक अहम मसला है, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान में काम कर रहा है। इस हवाले से आपके जहन में कोई सवाल हो, आप डॉक्टर बिस्मा इमरान की बात को आगे बढ़ाना चाहें, इनसे कुछ पूछना चाहें, IRC की टीम से पूछना चाहें, तो आप ज़रूर हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं या इस पॉडकास्ट के नीचे जाके कमेंट्स में भी अपनी राय से हमें नवाज सकते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो शबनम और उनकी टीम से पूछ सकते हैं। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज़।